नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ इंडिया में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। अब बात करते हैं मोदी का जापान दौरा, विश्व शांति की अपील। जापान दौरे पर पीएम मोदी ने भारत जापान में आर्थिक फोरम की शिरकत की और कहा कि भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं। इससे पहले जापान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पीएम मोदी के आगमन पर जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों में गजब का उत्साह दिखा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मानना है कि जापानी तकनीक और भारतीय प्रतिभा एक वजह जोड़ी है। यहाँ पर हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वही अगली पीढ़ी की मोबाइलिटी साझेदारी के तहत हम बंदरगाहों, विमानन और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति लाएंगे। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए हम इसरो और जाक्सा के बीच हुए समझौते का स्वागत करते हैं। हमारा सक्रिय सहयोग पृथ्वी की सीमाओं को पार करेगा और अंतरिक्ष में मानवता की प्रगति का प्रतीक बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि ऊर्जा के लिए हमारा संयुक्त ऋण एक बड़ी जीत है। यह दर्शाता है कि हमारी हरित साझेदारी, हमारी आर्थिक साझेदारी जितनी मजबूत है। इस दिशा में हम टिकाऊ ईंधन पहल और बैटरी आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी की भी शुरुआत करें। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम आर्थिक सुरक्षा का सहयोग पहल शुरू कर रहे हैं। हम व्यापार दृष्टिकोण के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग से हम दोनों के लिए प्राथमिकता है। इस संबंध में डिजिटल साझेदारी 2.0 एआई सहयोग पहल पर काम किया जा रहा है। सेमी कमांडर और दुर्लभ मृदा खनिज हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर होंगे। अब बात करेंगे संभल हिंसा में योगी का रिएक्शन। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार किसी भी क्षेत्र में जनसांख्यिकीय डेमोग्राफी को बदलने नहीं देगी। जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे खुद पलायन करना पड़ेगा। यह बयान साफ तौर से दर्शाता है कि योगी सरकार इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है, किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहती है। दरअसल प्रतापगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने संभल मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासनकाल में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। सीएम ने आरोप लगाया कि पहले की सरकारें जानबूझकर हिंदुओं में की डेमोग्राफी को कम करके उन पर अत्याचार करवाती थी और दंगे कराकर क्षेत्रों को हिंदू विहीन बना देती थी। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि अब डबल इंजन की सरकार है, जो किसी भी क्षेत्र में डेमोग्राफी को नहीं बदलने देगी। जो कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे खुद प्रदेश जिले से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे हिंदुओं को डेमोग्राफी के बदलने के लिए लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा कर इलाकों को हिंदू विहीन कर दिया जाता था। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में मदद मिली।
इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए संभल से हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे संभल हिंसा को लेकर जो सीएम योगी का रिएक्शन आया है उस पर क्या अपडेट है आपके पास? कुछ जिस प्रकार से अगर देखा जी जाए, जो 2024 में संभल में जब दंगे हुए थे, जी उसके बाद जो है योगी सरकार के द्वारा जो है एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें जज से लेकर के आईपीएस अधिकारी सभी लोग, कई लोगों की टीम गठित करके जो है पूरी जांच करने की बात कही गई थी। अब तक जो संभल में जो है जितने भी दंगे हुए थे, करीब 15 के आसपास दंगे हुए थे, उन सभी की रिपोर्ट जो है तैयार करके जो है कल वो जो जांच टीम थी वो मुख्यमंत्री से मिली और अपनी रिपोर्ट उनके द्वारा रखी गई। जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री ने का जो मीडिया के सामने बयान रहा, उनका साफ तौर से ये कहना रहा कि जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, उनको घेरने का पूरी तरह से उनके द्वारा प्रयास किया गया। उनका ये साफ तौर से कहना रहा कि किस प्रकार से जहां पर 45%, मतलब संभल में एक समय 45% जनसंख्या होती थी, आज वहां करीब जो है 15% के आसपास जनसंख्या रह गई है हिंदुओं की, और वहीं पर 85% जो है मुस्लिम आज के समय में है। और इन्हीं मुस्लिमों के जो है अत्याचार से जो है हिंदुओं ने संभल से जो है पलायन किया, और इसी वजह से जो है ये विपक्षी दल, जो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार जो है अनदेखी करती रही और हिंदू इसमें झेलते रहे। आज जिस प्रकार से जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के आधार पर जो है आगे की बात की जा रही है योगी सरकार के द्वारा। वहीं पर भी सिंधु परिषद भी कर आज उनसे जो बातचीत हुई थी, उनका भी ये कहना था कि हम संभल जाएंगे, जो बचे हुए हिंदुओं हैं उनको समझाएंगे कैसे जो है उनको अपना बचाव करना चाहिए। लेकिन अब ये देखना है रिपोर्ट आने के बाद जो है मुख्यमंत्री अपना आगे का क्या एक्शन लेते हैं। जी मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे विपक्षी दलों का इस पर क्या रिएक्शन आया है? जी, विपक्षी दल जिस प्रकार से देखा जाए, जैसे ही इसकी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री के सामने दी गई, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि गोपनीय रिपोर्ट कहा जा रहा है, और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन जो है वोट चोर और का जो एक मुद्दा लगातार बिहार में उठाए हुए, जो यहाँ पर समाजवादी ने लगातार चुनाव आयोग पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, इन मुद्दों को जो है दबाने के लिए जो है इस रिपोर्ट को तुरंत लाया गया है। और सरकार कह रही है कि गोपनीय है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर जो है मीडिया में चलवाई जा रही है तो खेल मुद्दों को दबाने के लिए। और पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो इस प्रकार से समाजवादी के बयान जरूर आए, और उन्होंने इस बात से अनदेखी की, और अनदेखी के तौर पर ये कहना रहा कि संभल में जो है रोजगार नहीं था तो लोग हिंदुओं ने वहां से पलायन किया। लेकिन वाद विवाद दोनों तरफ से चल रहा है। अब ये देखना है जिस प्रकार से रिपोर्ट आने के बाद जो मुख्यमंत्री इस पर क्या एक्शन लेते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी जानकारी देने के लिए। अब बात करेंगे बाघ के खौफ से सहमे लोग। सीतापुर में बाघ का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। मोहाली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बसरा में खेत पर काम कर रहे किसान की शुक्रवार को बाघ के हमले में मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान 50 वर्षीय राकेश कुमार पुत्र द्वारिका प्रसाद के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार राकेश सुबह खेत पर काम करने गए थे। इसी दौरान झाड़ियों में छुपे बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया। किसान के जोर से शोर मचाने पर आसपास मौजूद अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बाघ गंभीर रूप से उन्हें घायल कर चुका था। वहीं आनन फानन में परिजन और ग्रामीणों ने राकेश को अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि मढ़ौली इलाके में बीते 6 दिनों से वन विभाग की टीम को बाघ को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 22 अगस्त को भी इसी क्षेत्र में बाघ ने किसान शुभम को शिकार बनाया था। तब से ही गांव के लोग बाघ की दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। कई बार ग्रामीणों ने खेतों पर काम करना भी बंद कर दिया। इस ताज़ा घटने के बाद ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। उनका कहना है कि वन विभाग और प्रशासन केवल दावे कर रहा है, लेकिन बाघ को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है। क्षेत्र में रोज़ाना कॉम्बिंग और पिंजरे लगाने के बावजूद बाघ विभाग की टीम को चकमा देकर इधर उधर घूम रहे हैं, जो लगातार मानव पर हमला कर रहा है। भैया जो कढ़ेल गिला होती
इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे इस खबर को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? क्या बाघ आप अभी तक पकड़ में आया है? जी मानसू जी, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर जिले के महोली इलाके में करीब 1 वर्ष से बाघ लगातार चहलकदमी कर रहा है। जी। पहले तो बाघ ने मवेशियों का शिकार करना शुरू किया था। उस वक्त वन विभाग को ग्रामीणों ने सूचना दी, लेकिन वन विभाग उस टाइम पर ढंग से नहीं चेता, जिसको लेकर करीब 1 वर्ष होने को है और अब यह बाघ आदमखोर हो गया है। 1 हफ्ते में इसने अपना दूसरा मानव शिकार किया है, जिसमें आज 50 वर्षीय किसान की मृत्यु हो गई। वहीं 6 दिन पहले भी सौरभ नाम के एक युवक पर इस बाघ ने हमला कर दिया था, जिसका 6 शव खेतों में पाया गया था। आदमियों पर हमला करने के बाद वन विभाग समेत उत्तर प्रदेश के कई जिम्मेदार मौके पर पहुंचे हैं। वन विभाग की तरफ से पिंजरे लगाए गए हैं, थर्मल स्कैनिंग के लिए कैमरे लगाए गए हैं, ऊंची ऊंची मचाने बनाई गई है, लेकिन अभी तक बाघ ना तो वन विभाग के पिंजरों में कैद हुआ है, ना ही कैमरों में कैद हुआ है, बल्कि इस बाघ की चहलकदमी ग्रामीणों के लिए दहशत का पर्याय बनी हुई है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहीं साथ ही साथ ग्रामीण अब खेतों को जाने के लिए भी डर रहे हैं कि वह खेत की तरफ से जाए, और कहीं न कहीं यह जंगली जानवर पूरी तरीके से इलाके में भय का पर्याय बना हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, इस गांव में बाघ का आतंक लगातार जारी है। कई मवेशियों को बाघ ने अपना निवाला बनाया है। अब बात करेंगे नीट परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा। नीट की परीक्षा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा। नीट में दाखिला लेने बलिया के 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के प्रमाण पत्र फर्जी निकले। बलिया डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने जांच में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए अलग अलग संस्थानों में दाखिल लेने वाले 11 छात्र दोषी पाए गए। जिलाधिकारी ने कहा है कि नीट की परीक्षा जो पहले आयोजित हुई थी, उसमें जो अभ्यर्थी सफल हुए होंगे, उनमें से अलग अलग संस्थानों के उनके सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए भेजे गए थे। उसकी जाँच में 12 में से 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आश्रितों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। इसकी जानकारी उन संस्थानों को अवगत करा रहे हैं कि वो प्रमाण पत्र सही नहीं है। की परीक्षा में जो आवेदक रहे होंगे उनके संबंध में महानिदेशक उत्तर प्रदेश की तरफ से हमारे पास पत्र मिला था, जिसमें 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित परिवारों की ओर से प्रमाण पत्र जारी किए जाने की बात बताई गई थी। जब उस सर्टिफिकेट का हमने सत्यापन कराया तो 12 में से 11 यहाँ से जारी होना नहीं पाया गया, अर्थात पूरी तरह फर्जी पाया गया। हम उसमें कार्रवाई भी करा रहे हैं और शासन को रिपोर्ट भी भेज रहे हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत जी, जानना चाहेंगे इस फर्जीवाड़े को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? अभी तक इस पर कोई कार्रवाई की गई है? जी, आपको बता दें कि ये ताजा मामला ये बलिया के नीट की परीक्षा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें नीट में दाखिला लेने वाले बलिया के कम से कम 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के प्रमाण पत्र में जो कि 12 में से 11 फर्जी पाए गए हैं। वही डीएम मंगला प्रसाद सिंह की जांच में ये सब फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए अलग अलग संस्थानों में दाखिला लेने वाले 11 छात्र दोषी पाए गए हैं। वही जिला अधिकारी शख्स इसमें कहा कि नीट की परीक्षा जो पहले आयोजित हुई थी, उसमें जो अभ्यर्थी सफल हुए होंगे, अलग अलग संस्थानों को उनके सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए भेजे गए थे। उसकी जांच में कम से कम 11 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिसमें डीएम का सख्त वो निर्देश है कि इसको जांच करके और कार्रवाई की जाए। शुक्रिया कृष्णकांत जी जानकारी देने के लिए। बड़ी फर्जीवाड़ा यहाँ पे सामने आया है, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र निकले हैं। 11 आश्रितों के यहाँ पर फर्जी प्रमाण पत्र। हाथी पर हमला पथराव, ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं खाकी पर हमला पथराव। कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दबंग हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने खाकी पर भी हमला करने से परहेज नहीं किया। ताज़ा मामला सचेंडी थाना क्षेत्र के कस्बे का, जहां देर रात 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसकी सूचना तत्काल ग्रामीणों ने पीआरबी 112 को दी। जहां मौके पर पहुंची पीआरबी ने जब हालात देखे तो उसने तत्काल थाना पुलिस को मौके पर आने की सूचना दी। मौके पर पहुंची महिला दरोगा प्रियंका समेत फोर्स ने
उपद्रव कर रहे लोगों को जैसे ही हिरासत में लिया तो गाड़ी में बैठाला तो पीछे से उनके साथियों ने उस पर पत्थर चला दिए। पत्थर लगने से महिला दरोगा प्रियंका गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए पहले CHC ले जाया गया, उसके बाद वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों की माने तो महिला दरोगा को गंभीर चोटें आई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही आला अफसर हरकत में आ गए और प्रभारी निरीक्षक सचेंडी को मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है। सचेंडी कस्बे की एक सूचना थी कि दो पड़ोसियों में विवाद हो रहा है, संभवतः नशेबाजी को लेकर था। इस सूचना पर वहां से पुलिस पहुंची थी, साथ में महिला कांस्टेबल भी थी। 2 लोग को मौके से गिरफ्तार किया गया था शांति भंग की आशंका में। उनको लेकर जब पुलिस आ रही थी तो महिलाओं ने वहां पथराव कर दिया, जिसमें कि महिला कांस्टेबल के सिर में चोट लगी। अभियोग पंजीकृत इसमें कर लिया गया, 2 लोग की गिरफ्तारी भी की जाए। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सारिका गुप्ता जो सारिका आपसे जानना चाहेंगे इस खबर को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं बता दूं, सचेंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक क्षेत्र है जहां पर 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया। ग्रामीणों ने उस विवाद को देखते हुए PRB 112 पर कॉल की और मौके पर PRB की जब टीम पहुंची तो विवाद काफी बढ़ गया था, जिसके बाद थाना पुलिस को मौके पर सूचना दी गई और थाना पुलिस को बुलाया गया। हालांकि जब थाना पुलिस को बुलाया गया, काफी फोर्स वहां पर पहुंची और ऐसे में उपद्रवियों ने फोर्स पर ही हमला कर दिया, जिसमें से दरोगा प्रियंका जो थी वो इस बीच बचाव के दौरान जो है शिकार हो गई है, क्योंकि पत्थरबाजी हो गई थी ग्रामीणों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में, जिसके कारण जो दरोगा प्रियंका है उनके काफी गंभीर चोटें आ गई हैं और कहीं ना कहीं फिर जो ग्रामीण थे उन लोगों ने पुलिस कर्मियों को टारगेट बनाया और उन पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद ये पूरे प्रकरण को लेकर मुकदमा दर्ज करा गया है, गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और इसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर आशुतोष कुमार ने इस पूरे विवाद पर पुलिस से सूचना मांगी और कहीं ना कहीं दरोगा का उपचार कराया जा रहा है और कहा जा रहा है जो भी लोग इसमें दोषी हैं उन पर FIR दर्ज कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। पुलिस ने अब तक कितने लोगों को इस पर गिरफ्तार किया है? देखिए, अभी जिस तरीके से 2 पक्षों के बीच लड़ाई हो रही थी तो दर्जनों लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से जब पुलिस फोर्स वहां पर पहुंची थी और ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे, उपद्रवी रूप ले चुके थे, उसके बाद लगभग दर्जनों लोग ऐसे हैं जिनका चिन्हीकरण किया जाना है, CCTV फुटेज निकाले जा रहे हैं और उसके बाद जिन लोगों की तस्वीरें आएंगी या फिर जिन लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी उन पर कार्रवाई करी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका जी जानकारी देने के लिए। आपको बताते 2 पक्षों में विवाद पर जब पुलिस ने बीच बचाव किया तो पुलिस पर ही गांव वालों ने लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें महिला दरोगा को गंभीर चोटें आई हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब बात करेंगे हॉकी के जादूगर को मान। झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्म बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। भारत सरकार की तरफ से 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से पूरे प्रदेश भर में सजीव प्रशासन के माध्यम से शपथ दिलवाई, जिसमें स्वस्थ रहने का संकल्प दिया गया। देखिए, हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस 29 अगस्त को होता है, जिसे भारत सरकार द्वारा खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी क्रम में आज हमारे परम आदरणीय लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा एक शपथ समारोह लखनऊ में आयोजित किया गया। ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस की जो प्रतियोगिताएं शुरू होने जा रही हैं, आज लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है और झांसी में आज जो बच्चे हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, आज अगर हम देखें तो खेल बहुत ज़रूरी है। आज के बच्चों के भार के हिसाब से अगर हम देखेंगे, कोई भागम भाग की ज़िंदगी में बच्चों के लिए खेल की बहुत ज़रूरत है। आज खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज खबर।